हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम भूगोल विषय की इम्पोर्टेंस, संकल्पनाएं और सिद्धांत लेकर मौजूद हैं, जिसे आपको रिवाइज कराया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अक्सर ज्योग्राफी की जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सिद्धांत हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो थोड़ा टफ भी रहते हैं। स्टूडेंट को समझने में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि उसमें जो थिंकर हैं उनके सिद्धांत वो सब बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए मैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सब लोग उसको बार बार रिवाइज करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आगे बढ़ने से पहले जो फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वही बार बार मैं कहूँगा कि वो लाइक और शेयर भी करें। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, तो इसका आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स को, है ना। हिप्पोक्रेट्स को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। निश्चयवाद की अवधारणा की व्यवस्थित शुरुआत और विकास तो जर्मनी में हुआ, किंतु इस अवधारणा को विकसित करने का श्रेय यूनानी विद्वान हिप्पोक्रेट्स को जाता है। हिप्पोक्रेट्स एक चिकित्सक थे, अतः उन्होंने स्वास्थ्य को आधार बनाकर निश्चयवाद की अवधारणा को बल प्रदान किया। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार गर्म और दक्षिण की तरफ के प्रदेशों में लोग मोटे और सुस्त होते हैं। इन्हें पेचिश का खतरा होता है, निमोनिया होने का खतरा नहीं होता। उत्तर की तरफ इसका उल्टा असर होता है। पहाड़ी प्रदेश उद्यमी और जंगी लोगों को जन्म देता है। जलवायु को हमेशा एक समान रहती है, आलस से लाती है, लेकिन एक अस्थिर जलवायु शरीर और मन दोनों को श्रम साध्य बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निम्न में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था, तो इसका आंसर होगा एल्सवर्थ हंटिंगटन, है ना, एल्सवर्थ हंटिंगटन। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। एल्सवर्थ हंटिंगटन जो एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे। वह मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 1915 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सभ्यता और जलवायु में उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा है, मानव सभ्यताओं का विकास उत्साहवर्धक मौसम के क्षेत्र में ही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। ग्रिफिथ टेलर का संबंध है, तो आप इनमें 4 में से कौन सा बेस्ट आंसर चुनेंगे, तो इसका आंसर होगा नव निश्चयवाद से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ग्रिफिथ टेलर का संबंध नव निश्चयवाद से है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसके संस्थापक ग्रिफिथ टेलर ही हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अध्ययन विधियों में कौन सी विधि कार्ल रीटर को मान्य नहीं थी, तो इसका सही आंसर होगा आगमनात्मक, है ना, आगमनात्मक। ये जो विधि है वो रीटर को मान्य नहीं थी। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि कार्ल रीटर ने भौगोलिक अध्ययन के लिए इन विधियों को अपनाया, जैसे निगमनात्मक, अनुभविक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, विश्लेषण एवं संश्लेषण, मानचित्रण विधि। ये सब विधियां हैं जो कार्ल रीटर ने भौगोलिक अध्ययन के लिए अपनाया था। अतः स्पष्ट है कार्ल रीटर को अध्ययन की आगमनात्मक विधि मान्य नहीं थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको मैच करना है दोस्तों। इसमें मैच करना है भूगोलविदों के नाम और राष्ट्रीयता,
यानी कि जो भूगोलविद हैं और वो किस किस कंट्री के हैं, उनकी राष्ट्रीयता क्या है, उसमें मैच करना है। तो जो रैटजेल हैं वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जो सैम्पुल हैं, सैम्पुल यूएसए से बिलोंग करते हैं। और स्टैम्प ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और जो वलाश हैं ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। यहाँ इसकी मैचिंग दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? यानी कहने का मतलब इसमें एक सुमेलित है और बाकी सुमेलित नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा एक सुमेलित है। तो इसमें जो सुमेलित है वो है कार्ल सावर, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या कि कार्ल सावर, इसी सैम्पुल, WM डेविस तीनों संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, लेकिन पीटर हैगेस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सूची 1 में मानव वातावरण संबंध है और सूची 2 में भूगोलविद है ना। तो इसमें आप मैच करिए। संभववाद का वलाश से है, निश्चयवाद का लैडजेल से है, वैज्ञानिक निश्चयवाद का ग्रिफिथ टेलर से है और क्रियात्मक संभववाद का जी टैथम से है। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। आप इसकी यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा के सर्वप्रथम जन्मदाता कौन हैं? तो द्वैतवाद के जो जन्मदाता हैं वारेनियस, है ना, वारेनियस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि वारेनियस को क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है। वारेनियस प्रथम विद्वान था जिसने क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल की द्वैतता की आधारशिला रखी। यहीं से भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। इसीलिए वारेनियस को भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा का सर्वप्रथम जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किसमें है? तो इसका सही आंसर होगा प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न 4 में परिलक्षित होता है। ये हैं सामान्य भूगोल यानी व्यवस्थित भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल। दूसरा है भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। तीसरा है ऐतिहासिक भूगोल एवं समकालीन भूगोल। और चौथा है औपचारिक स्थलीय स्थितियाँ एवं फलसूचक कार्यपरक स्थितियाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी इसमें आपको बताना है कि जो सही मैच नहीं है और बाकी सही हैं। यानी कि इसमें 3 सही मैच हैं और एक गलत मैच है। तो वो गलत आपका कौन सा होगा? यानी युग्म में सही नहीं है, तो उसका सही आंसर होगा पर्यावरण कारकवाद, अल्फ्रेड हैटनर। यानी कि डी, पर्यावरण कारकवाद, अल्फ्रेड हैटनर, ये सही मैच नहीं है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि नियतिवादी के प्रबल समर्थकों में से हंटिंगटन प्रमुख थे, जबकि संभववाद के समर्थक
फेब्रे और नव नियतिवाद के जनक ग्रिफिथ टेलर थे, किंतु हैटनर एवं भौतिक एवं प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे। यानी कि जो हैटनर एक भौतिक व प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे, इस कारण से ये गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? यानी मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, ये किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा सैंपुल, है ना। सैंपुल ने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि सैंपुल जो वातावरण निश्चयवाद की संस्थापक थी और उसने वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि यह पृथ्वी की संतान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ? यानी कि भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग बता सकते हैं, इसका सही आंसर होगा फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटी सी व्याख्या है कि भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था, इसलिए इसे भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा नियतिवाद। इसका सही आंसर होगा नियतिवाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि नियतिवाद विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय समझा जाता है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। अर्थात नियतिवाद के अंतर्गत यह माना जाता है कि मनुष्य एक निश्चेष्ट अभिकर्ता है जिस पर भौतिक कारक निरंतर क्रियाशील रहते हैं और इस प्रकार उसके व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को निश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ब्लास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्लास नियतिवाद का नहीं बल्कि संभववाद विचारधारा का समर्थक था। हम्बोल्ट अज्ञेयवादी होने के कारण जगत निर्माता विश्व विधाता के बारे में कहीं भी एक शब्द तक नहीं लिखा। हम्बोल्ट, कुमारी सैंपुल एवं रिटर नियतिवादी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि बाकी सही सुमेलित है लेकिन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा व्यवहारवाद इमैनुअल कांट। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। जैसा कि इसका व्याख्या देख लेते हैं। भूगोल में व्यवहारवाद का आगमन वर्ष 1960 में ओलपर्ट के प्रयास से हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? यानी बताना है कि मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा आज भी यानी वर्तमान में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर होगा नवनिश्चयवाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि नवनिश्चयवाद एक संशोधित विचारधारा है जो व्यवहारिक जगत के अधिक समीप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप इसको समझ सकते हैं, यह नियतिवाद से संबंधित है। नियतिवाद।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसकी व्याख्या देख लेते हैं नियतिवाद की। कि हम्बोल्ट, जो कि एक नियतिवादी विचारक है, ने कहा था कि मनुष्य में बुद्धिबल और आश्चर्यजनक क्षमता है, जिसके द्वारा वह अपने आप को सभी प्रकार की जलवायु में रहने योग्य बना लेता है। परंतु बुद्धिबल और क्षमता होते हुए भी मनुष्य सभी क्षेत्रों में पार्थिव जीवन से नितांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल निम्न में से किस विद्वान ने दिया? प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल निम्न में से किस विद्वान ने दिया? तो इसका आंसर होगा जेलिंस्की, है ना, जेलिंस्की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल जेलिंस्की ने दिया। उसके अनुसार प्रवास के मॉडल एवं जनसांख्यिकी मॉडल के बीच समानता पाई जाती है। और इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे प्रवास संबंधी नियम का निर्धारण सर्वप्रथम रेवेनस्टीन द्वारा किया गया था। प्रवास के गुरुत्व मॉडल सिद्धांत का प्रतिपादन रायली द्वारा किया गया था। प्रवास के न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन जिंक द्वारा किया गया था, है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। प्रवास के न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन जिफ द्वारा किया गया था। प्रवास के अंतरायली अवसर मॉडल का सिद्धांत स्टोफर द्वारा किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया? यानी जैव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसमें हम्बोल्ट है, रिटर, रेडजेल, रिथचोफेन। तो इसका सही आंसर होगा रिटर ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि रेडजेल ने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उनका यह सिद्धांत रेबेन्सरम के नाम से प्रसिद्ध है ना, लेबेन्सरम के नाम से प्रसिद्ध है। ये टीजीटी में आया भी था। आप लोगों ने समाज विज्ञान टीजीटी अगर पेपर देखा होगा तो रेडजेल का संबंध जो लेबेन्सरम से है वो आया था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर होगा शावर ने, यानी डी सावर ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि हमें अमेरिकी भूगोलवेत्ता आर्क ऑटविन सावर ने भूदृश्य आकारिकी यानी द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप की संकल्पना प्रस्तुत की थी। आपको इसमें मैचिंग करना है, यानी कि अर्थशास्त्री और सिद्धांत, आपको इसे मैच करना है कि किस अर्थशास्त्री ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले जो सिद्धांत आता है जेवेंस का, तो जेवेंस ने सूर्य के धब्बों का सिद्धांत दिया है ना। तो इसका मैचिंग होगा सूर्य के धब्बों का सिद्धांत। और हायक ने अतिनिवेश का सिद्धांत दिया था। और आर्ट्रे ने मौद्रिक सिद्धांत दिया है। आर्ट्रे ने मौद्रिक सिद्धांत दिया। और हिंग्स ने गुणांक त्वरक अंतरक्रिया का सिद्धांत दिया। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ए। और यहाँ पर इसकी सही सुमेलित यहाँ व्याख्या में दिया गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें भी मैचिंग पूछा है कि कौन सा विद्वान और उसकी संकल्पना, इसकी मैचिंग आपको बतानी है। एक तरफ विद्वान है, दूसरी तरफ उनकी संकल्पना, उनका कॉन्सेप्ट।
तो आपको मैच करना है। जैसे कि सावर का भूदृश्यावली से है, हैटनर का क्षेत्रीय विज्ञान से है, हैगेट का अवस्थैतिक विश्लेषण से है, और विलियम मॉरिस डेविस का अपवर्तन चक्र है ना। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, और यहाँ आप व्याख्या में मैचिंग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व सामरिक परिदृष्टि से संबंधित उपांत क्षेत्र संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो इसका सही आंसर होगा बी, स्पाइक मैन द्वारा। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं कि विश्व सामरिक परिदृश्य से संबंधित उपांत सिद्धांत रिमलैंड संकल्पना का प्रतिपादन प्रसिद्ध सामरिक भूगोलवेत्ता स्पाइक मैन द्वारा किया गया। स्पाइक मैन के रिमलैंड का विस्तार मैकिंडर के हर्टलैंड के बाहर यानी आंतरिक अर्धचंद्र में था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामरिक एकता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे हर्बर्टसन, टेलर, ब्लाश, डिमांजिया। तो इसका सही आंसर होगा ब्लाश ने, है ना। ब्लाश ने सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसकी व्याख्या हम यहाँ देख सकते हैं कि सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत के प्रतिपादक ब्लाश थे। भौगोलिक अध्ययन के संदर्भ में ब्लाश का मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातली खंड में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समूह से अलग है ना। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन समूह से अलग है। तो इसमें जो अलग है वो है क्रिस्टालर का कोटि आकार सिद्धांत। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं कि क्रिस्टालर के कोटि आकार सिद्धांत के अलावा शेष तीनों का संबंध नगरों की आंतरिक संरचना से है। क्रिस्टालर का संबंध केंद्रीय स्थल के सिद्धांत से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्र स्थल सिद्धांत। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं, केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1935 में जर्मन अर्थशास्त्री और भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया, जो ग्रामीण और नगरीय अधिवासियों के बीच संबंध स्थापित करता है, जबकि अन्य तीनों सिद्धांत नगर की आंतरिक संरचना से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री यानी कि ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा मैकिंडर, है ना, मैकिंडर या मैकाइंडर। तो यहाँ पर आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर ने वर्ष 1904 में किया। इसमें मैकिंडर ने धुरी क्षेत्र को यूरेशिया में स्थित बताया, जिसे वर्ष 1919 में हृदय स्थल क्षेत्र कहा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हृदय स्थल संरचना के हृदय स्थल संकल्पना कॉन्सेप्ट के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो अभी अभी मैंने उसका आंसर बताया है आपको, तो सही आंसर होगा मैकिंडर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मैकिंडर ने राजनीतिक भूगोल का
प्रसिद्ध हृदय स्थल सिद्धांत दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी 1919 में हृदय स्थल से संबंधित विचार प्रस्तुत किया कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है हृदय स्थल का अधिकारी होता है। जो हृदय स्थल पर शासन करता है विश्वद्वीप का अधिकारी होता है। जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर हावी होता है। और इससे संबंधित और भी कथन है, इसको ध्यान से देखिए कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता स्पाइडरमैन ने परिधि स्थल यानी रिमलैंड की अवधारणा प्रस्तुत की। कार्ल रिटर जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। इन्हें आर्मचेयर भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि ज्योग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की? तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रैबो ने ज्योग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना प्रस्तुत की थी। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं दोस्तों कि ज्योग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्ट्रैबो ने किया। स्ट्रैबो ने उस प्रकार के बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला ज्योग्राफिकल ट्रीटीज के अंतर्गत संकलित किया था। नेक्स्ट है कि जोन स्टेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा टेलर द्वारा। टेलर ने किया। तो टेलर की व्याख्या देख लेते हैं कि जोन स्टेटा थ्योरी के प्रतिपादक गिफिट टेलर थे। इसे एक कटिबंध स्तर सिद्धांत भी कहते हैं। इसका संबंध मानव प्रजातियों से है। इस सिद्धांत के अनुसार जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ वे सभी प्रजातियां प्रवास करके महाद्वीपों के सबसे बाहरी कटिबंधों में जा बसीं एवं बाद में विकसित हुई प्रजातियां क्रम से महाद्वीपों के अधिकाधिक भीतरी भागों में बसी हुई पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ भूगोल की संकल्पना जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत से स्टूडेंट को बहुत परेशान भी करते हैं क्योंकि इसके जो स्टेटमेंट्स हैं जो थ्योरी है वो बहुत ही सारगर्भिक होती है, बहुत ही मतलब कठिन मानी जाती है। उसके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके वर्ड्स को समझना भी एक बड़ी बात होती है। इसलिए ये एग्ज़ाम में चैलेंजफुल होती है। इसलिए आप सब लोग अभी से इसको तैयारी करें, बार बार पढ़ें, है ना, उसकी मीनिंग बहुत गहराई से समझें, तभी जाके समझ में आएगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जोन स्टेटा थ्योरी का जो प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया था? टेलर ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो आपको बताना है फ्रेडरिक रेटजेल, ईसा वोमेन, विलार डी लाब्लाश, कार्ल सावर। तो इसमें सही आंसर होगा फ्रेडरिक रेटजेल ने। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि रेटजेल ने मानव समुदायों पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रवास की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया कि मानव समाज क्रमिक चरणों में उन्नत हुए हैं। ये चरण हैं आखेट व मत्स्य क्रिया, हल संस्कृति, शस्य उत्पादन, हल बैल द्वारा खेत जोते जाने की क्रिया, मिश्रित कृषि जिसमें कृषि पशुपालन भी है, पशुपालन स्वतंत्र रूप में और बागवानी रूप में। मानव और प्राकृतिक भूगोल की द्वैतता का विवाद भी रेटजेल के समय से ही प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वृद्धि ध्रुव की संकल्पना 1949 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? वृद्धि ध्रुव की संकल्पना 1949 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा पिरॉक्स के द्वारा, है ना। तो पिरॉक्स के द्वारा वृद्धि ध्रुव की संकल्पना प्रतिपादित की गई थी।
यानी कि वृद्धि दूर संकल्पना एक पेरॉक्स द्वारा वर्ष 1949 में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास्ट से संबंधित है? ब्लास्ट से संबंधित संकल्पना कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा संभववाद। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। संभववाद संकल्पना में यह माना जाता है कि वातावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और मानव अपनी रुचि के अनुसार चाहे तो उनका उपयोग कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता। इस विचारधारा के प्रवर्तक और समर्थक विडाल डी ला ब्लाश, फैब्रे, बुक, ईसा बोमेन, कार्ल सावर आदि विद्वान थे। संभववाद की विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था, इसलिए इसे भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 33 क्वेश्चन यहाँ कवर कराए, जो आपके एग्ज़ाम के जो भी टॉपिक हों, चाहे वो TGTP, TGIC या नेट या कोई भी इस तरीके की ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक हो, उसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। आप सब लोग इसको पढ़ें। और बाकी जो प्रैक्टिकल हैं वो तो आसानी से सेल्फ स्टडी से भी समझ आ सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है उसको बार बार पढ़ने, समझने, प्रैक्टिस करने, रिवाइज करने से ही समझ में आता है। तो इस तरीके से मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।